हेलो एवरीवन। आज हम फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रिजर्वेशन के कुछ प्रिंसिपल हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम फूड स्पॉइलेज, फूड पॉइजनिंग और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोक सकें। अब फूड प्रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है, रोकने में हमारी बहुत मदद करता है। फूड प्रिजर्वेशन हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसे बढ़ा सकें और उसे ज़्यादा समय तक रख सकें। तो फूड प्रिजर्वेशन के कुछ गोल्स हैं, जैसे कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकना, पैथोजेंस को मारना और फूड पॉइजनिंग और फूड स्पॉइलेज को कम करना। आइए अब इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और जो मेथड्स पे अप्लाई होते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रिवेंटिंग और डीलिंग माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, इसमें आता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसेप्सिस। फिर रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी हम उसमें से निकाल के फेंक सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, और उनकी ग्रोथ और एक्टिविटी को रोक सकते हैं, उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आता है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रिवेंशन मेथड है कि जिसमें हम लोगों को प्रिवेंट करना होता है उसका सेल्फ डिकम्पोजिशन इन फूड। अब सेल्फ डिकम्पोजिशन इन फूड क्या होता है? सेल्फ डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि हर कोई फूड जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि हमारे फूड को ख़राब करने के पूरे चांसेस रख सकती है। तो हम इसे रोक सकते हैं बाय इनएक्टिवेशन ऑफ फूड एंजाइम्स, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन करने से, नहीं तो फिर केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर उसका प्रोसेस और लंबा कर सकते हैं, उसे डीले कर सकते हैं। फिर एक और प्रिवेंशन हमें चाहिए होती है किन चीज़ों से, जैसे जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं जो हमारे फूड को डैमेज कर देते हैं, या फिर मैकेनिकल कॉजेज हैं जो हमारे फूड को डैमेज कर सकते हैं। अब इंसेक्ट्स, एनिमल्स कैसे डैमेज कर सकते हैं? जैसे आपने किसी फूड को हार्वेस्ट किया, किसी फ्रूट को हार्वेस्ट करा, वो बहुत मीठा फ्रूट है और आपने उसे निकाल करके कहीं रख दिया है, कहीं खुले में, तो कोई ना कोई इंसेक्ट आएगा, एनिमल आएगा, उसे खाएगा, उसे कंटेमिनेट कर देगा। फिर अगर आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। मैकेनिकल कॉजेस क्या होते हैं? मैकेनिकल कॉजेस का मतलब ये है कि जब आप फूड को हार्वेस्ट करके उसे कहीं ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से उसमें कोई कट आ गया। अब कट आ गया तो उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगी ही होगी। अब जब उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो अगर आप उसे कंज्यूम कर लेंगे गलती से भी, तो आपके अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, फूड बॉर्न डिजीजेज हो जाएंगे, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इन सबको हमें रोकना होता है। आइए अब हम प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, इन सबको अब हम और डिटेल में पढ़ते हैं। बाय कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एसेप्सिस। अब एसेप्सिस इज रेफर्ड, जो कि मतलब आपका एक नेचुरल बैरियर या आर्टिफिशियल बैरियर जो हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को दिया जाता है, किसी भी फूड प्रोडक्ट के अराउंड जो एक नेचुरल बैरियर प्रेजेंट होता है, उसे हम एसेप्सिस का नाम दे सकते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो फिर जैसे हमने नट्स देखे हैं, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, पीनट हो गया, फिर उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर से जो पील लगी होती है, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया,
बनाना है, फिर शेल होता है एग पे, जो कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस सेप्सिस का, क्योंकि शेल इज़ अ वेरी हार्ड कवरिंग जो कि एग में होती है, प्रेजेंट होती है। फिर कॉर्न में आपने ऊपर से जो है वो उसकी कवरिंग, उसकी पील देखी होगी जो ग्रीन कलर की होती है, वो उसको माइक्रोबियल एक्टिविटी से बचा करके रखती है। ऐसे ही ये सब नेचुरल बैरियर्स हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियल बैरियर्स में जब आप उसे पैकेजिंग करके सही से ढक करके किसी चीज़ को रखते हैं, किसी फूड को रखते हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल पैकेजिंग, आर्टिफिशियल एसेप्सिस कह सकते हैं। अब ऐसे ही अगर एग्जांपल दें तो हम जैसे मिल्क जब निकालते हैं, उसे जब कलेक्शन और प्रोसेसिंग के टाइम पे अगर हम उसे सही से वेसल्स में, साफ़ सुथरे वेसल्स में, हाइजीनिक कंडीशंस में सही से कवर करके, ढक करके रखते हैं, सही से पैक करके रखते हैं, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाते हैं। अब अगला आता है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन होती है आपका सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फूड्स में। लिक्विड फूड्स से मतलब है इसका जूसेस हो गए, बेवरेजेस हो गए, इन सब में आपका फिल्टरेशन यूज़ होता है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स यूज़ होते हैं जो कि आपका कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में ही होता है वाटर फिल्टर जो है हमारा। अगर वाटर हम फिल्टर करके नहीं पियेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। कई लोगों का ये होता है कि वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं वाटर को लेकर के और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर वो फिल्टर्ड वाटर ना पिए तो। आइए अब हम बात करते हैं बाय हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसके कई स्टेप्स हैं, मतलब इसमें आप कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फूड को फ्रीज करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, तो जो आपके उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है फूड के अंदर, जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी वाटर होगा, वो सब का सब क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और हमें ये पता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वाटर। वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, दो चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ही चाहिए होती हैं। और अगर हम वाटर उसमें से निकाल देंगे तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। तो अब यहाँ यही लिखा है कि आपका अगर रूट क्रॉप्स हैं, जैसे पोटैटोज़ हैं, अनियंस हैं, ये सब रख रहे हैं, तो आप 15 डिग्री सेल्सियस पे इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मीट है, पोल्ट्री है, मिल्क है, तो आप उसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आराम से फ्रीज करके रख सकते हैं। फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखना हो, जैसे फ्रोज़न पीज आते हैं, मशरूम्स आते हैं, फ्रोज़न कॉर्न्स आते हैं, उन सबको अगर आपको रखना हो तो -18 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस पे आप रखेंगे। फिर आता है ड्राइंग फूड कमोडिटीज़। अब ड्राइंग भी एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है बिल्कुल हम कम कर देते हैं ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी कंट्रोल में आ जाए। अब ड्राइंग कैसे करते हैं? ड्राइंग करते हैं या तो हम सोलर ड्राइंग करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग करते हैं। अगर ये भी ना करना हो तो फिर शुगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे पिकल्स में हम जैम, जेलीज, इन सब चीज़ों में शुगर ऐड करते हैं ताकि जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वाटर अवेलेबल ही ना हो। सॉल्ट ऐड करते हैं पिकल्स में ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो जो है वो सॉल्ट ले ले और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए कुछ बचे ही ना। फिर बाय क्रिएटिंग एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस तब क्रिएट होती हैं जब आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह रिप्लेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड या कोई इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन ले लेता है।
तो ऑक्सीजन जब आप कम कर देते हैं तो किसी भी ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो कि एनेरोब हो, जिसको ऑक्सीजन पसंद हो, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए हो उसकी ग्रोथ के लिए, वैसा कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है फूड फर्मेंटेशन, क्योंकि फूड फर्मेंटेशन में आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करवाते हैं, और उसमें एनेरोबिक कंडीशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। फिर आता है बाय यूज ऑफ केमिकल्स। फिर सर्टेन केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि आपका किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। वो इनकी ग्रोथ को कुछ इस तरीके से रोकते हैं कि वो उनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर उनके जेनेटिक मैकेनिज्म, जैसे जो उनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा उसके साथ छेड़खानी कर देंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, और एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इसको डाला जाता है, केमिकल्स को डाला जाता है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा डाल देंगे तो वो हमारी खुद की हेल्थ के लिए बहुत हज़ार्डियस हो जाएगा, बहुत डिजीज़ फैलाने लगेगा, जैसे कैंसर। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में जो मेनली यूज़ होते हैं दैट आर बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट, सॉर्बिक एंड इट्स सोडियम सॉल्ट, मतलब बेंजोइक एसिड की सोडियम सॉल्ट, और सॉर्बिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, कैल्शियम प्रोपियोनेट्स एक्सेट्रा। अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो फ्लेवर चेक करते हैं रैंसिडिटी के लिए, और फ्लेवर चेक करते हैं रैंसिडिटी के लिए। तो उसमें होता है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनेसोल BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलिन BHT, और ऐसे ही बहुत सारे। फिर हम ऑर्गेनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत कॉमनली, मतलब ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। फिर आ गया बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका यहाँ मतलब है कि ये हीट यूज़ करेगा, द यूज़ ऑफ हीट, coagulation of proteins and inactivation of their metabolic enzymes by application of heat leads to the destruction of microorganisms present in food। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रोटीन्स है, कोआगुलेशन मतलब जम जाना, जो प्रोटीन्स हैं वो जम जाते हैं, वो और उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो होती हैं उसके अंदर इनएक्टिवेशन आ जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, जिसकी वजह से उनके अंदर जिसकी वजह से वो किल हो जाते हैं। अब हीट हम 3 प्रकार से लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है यूजिंग बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है यूजिंग 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस, एंड यूजिंग द टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला है पैस्चराइजेशन, हीटिंग बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक ऐसा माइल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है जो कि आपके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज होता है, और इसके आगे भी मतलब जैसे ये एक प्रायर ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है। इसके साथ और भी अदर ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं, ताकि अदर मेथड्स यूज होते हैं ताकि आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। अब पैस्चराइजेशन में 2 मोस्ट यूज ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक होता है LTLT, दूसरा होता है HTST।
LT का मतलब है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और HTST का मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अब अगर हम मिल्क को ट्रीट करते हैं, मिल्क या किसी भी जूस को ट्रीट करते हैं 62.2 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स, तो हम लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम वहीं 42 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड के लिए अगर हीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। फिर आपका जो ग्रेप वाइन होती है उसका पैस्चराइजेशन 62 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और वो 1 मिनट के लिए कैरी आउट किया जाता है। बियर, आपकी जो बियर आती है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे पैस्चराइज्ड होती है। फिर कार्बोनेटेड जूस जो है 65.6 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए पैस्चराइज किया जाता है। विनेगर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए पैस्चराइज किया जाता है। ग्रेप जूस जो है वो पैस्चराइज किया जाता है 76.7 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। अब है बॉइलिंग, हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग तो हम सब ने ही अपने घर में करी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि जितने भी ऐसा माना जाता है कि बॉइलिंग ऑफ फूड एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें वेजिटेटिव सेल्स और जो स्पोर्स होते हैं यीस्ट और मोल्ड के, और वेजिटेटिव सेल्स यानी लाइव जो सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के जो ग्रो कर सकते हैं, वो किल हो जाते हैं। बॉइलिंग करने से कई फूड्स होते हैं जो कि प्रिजर्व किए जा सकते हैं। अब हीटिंग अबव 100 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग अबव 100 डिग्री सेल्सियस में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस होता है, वो यूज़ किया जाता है। इसमें स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क जनरली आता है, अदर मतलब सिर्फ मिल्क नहीं, अदर लिक्विड फूड्स भी आता है जैसे जूस वगैरह। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और वो कुछ ही सेकेंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसे कुछ सेकेंड के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और फिर स्टेरिलाइज कर लेते हैं। यूज़ ऑफ रेडिएशन, अब हमने पहले हीट यूज़ करी थी, अब हम रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। इरेडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम फूड को एक्सपोज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आयोनिक रेडिएशन को, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकें। अब इरेडिएशन में जो मेन रेडिएशन यूज़ होती है उसको जो मेन रेडिएशंस यूज़ होती हैं इसमें वो या तो गामा रेज होती हैं या तो एक्स रेज होती हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स भी यूज़ करी जाती हैं। गामा रेडिएशन आपका कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 के सोर्सेज होते हैं। इसमें पपाया, मैंगो, अनियन, स्पाइसेस और फिश को इरेडिएट किया जाता है, और इसमें अनियन और पोटैटो दोनों की स्प्राउटिंग को भी इनहिबिट किया जा सकता है। अब प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन फूड में हो रहा होगा उससे हम कंट्रोल करेंगे, या तो फिर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें आता है ब्लांचिंग और बॉइलिंग। ब्लांचिंग एक ऐसा माइल्ड ट्रीटमेंट है जिसमें हम सबसे पहले किसी भी फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं, वाटर में हीट करते हैं। जैसे हमने वाटर को बॉइलिंग टेम्परेचर पर रखा, बॉईल किया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमने उसमें फूड डाल दिया,
उसके बाद कुछ देर तक हमने उस फूड को उसी में रहने दिया, फिर हमने फूड को सिर्फ निकाल दिया और फिर उसे हमने इमीडिएटली कूल कर दिया, इमीडिएटली ठंडे पानी में डाल दिया। तो उसे हम ब्लांचिंग का प्रोसेस कहते हैं। ये ब्लांचिंग का प्रोसेस एक प्रायर ट्रीटमेंट की तरह यूज़ होता है, यानी मतलब जैसे फ्रीजिंग, वो कैनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, इन सब से पहले यूज़ होता है। और इससे एंजाइम्स का जो भी फूड मतलब फूड के अंदर जो भी एंजाइम्स होंगे वो सब के सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम एंटीऑक्सीडेंट्स के यूज से रोक सकते हैं। अब जो भी आपका फूड होता है, अगर उसमें ऑयल और फैट है तो वो रैंसिड होने के उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको BHA बताया था, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलिन, BHT, अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो वो फूड को प्रिजर्व कर देता है, केमिकल रिएक्शन को काट देता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट्स, एनिमल्स, रोडेंट्स एंड मैकेनिकल कॉजेस। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि कुछ जो है एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपका फूड को जब आप हार्वेस्ट करके रखते हो या प्रोसेस करके रखते हो तो उन्हें खा जाते हैं या उन्हें थोड़ा सा भी डैमेज पहुंचा देते हैं, तो वो आपके कंज्यूम करने लायक नहीं बचता है। अगर आप फ्रूट को सही से व्रैप करके या फिर उन्हें सही से पैक करके, सही मतलब गुड मटेरियल से अगर पैक करेंगे तो उनके अंदर फूड कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सही से उनको अगर पैक करके उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उनकी हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वो फूड जो है उसमें डिकम्पोजिशन के चांसेस बहुत कम होंगे, डैमेजिंग के चांसेस बहुत कम होंगे। चलिए, धन्यवाद। दिस वॉज अर्चिता सिंह। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।